हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट के बारे में। दिस इज़ द 6th लेक्चर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम्स। ओके, और इससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बजट क्या होता है? बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिससे हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। बजट तो आप लोग घर में भी बनाते होंगे। उसमें हम लोग क्या एस्टिमेट करते हैं, क्या रेवेन्यू होगा, क्या एक्सपेंडिचर होगा किसी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। ये इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, बिजनेस के लिए भी हो सकता है, गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है। इसका काम क्या है? तो इससे हम लोग जो रिसोर्स है, ठीक है, कितना रिसीट हुआ या जो भी कुछ हम लोग कलेक्ट किए हैं उसको कैसे उसका आवंटन किया जा सके, ठीक है। कैसे किसी में ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या क्या डिफिसिट क्या सरप्लस होने वाला है, ये सब हम लोग पता करते हैं। साथ साथ जो देश का फाइनेंशियल गोल है या किसी का भी जो भी फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है ये बजट। तो हम लोग का आज का टॉपिक है यूनियन बजट इन इंडिया। ओके, सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। तो सबसे पहली बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। इंस्टेड ऑफ दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 202 ये दोनों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 202 थोड़ा कन्वेंशनल नहीं है, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो कि स्टेट के बजट के बारे में बात करता है। ठीक है, इसी को हम लोग कॉमनली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग कॉमनली बजट बोलते हैं। ठीक है, बजट क्यों बनाया जाता है? तो बजट हम लोग एस्टिमेशन करने के लिए बनाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या क्या रिसीट होगा, क्या क्या एक्सपेंडिचर होगा। ओके, ये बजट प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, जो कि इसका नोडल एजेंसी है। ठीक है, एक फैक्चुअल बात यह है कि रेलवे के बजट को मर्ज कर लिया गया था यूनियन बजट में 2016 में। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है? तो आर्टिकल 112 इस पर आपको मेजर फोकस करना है, जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। तो यही इसका बेसिक बात था। अब बजट का डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? जब बजट को फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं बजट सेशन के दौरान, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जा सकता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, लेटर ऑन हम लोग जानेंगे कि डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है, रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर बजट, दोनों अलग अलग होता है, फाइनेंशियल बिल, मेमोरेंडम जो कि एक्सप्लेन कर रहा होता है जो भी प्रोविज़न है फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड उसको। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है ड्यूरिंग बजट सेशन बाय फाइनेंस मिनिस्टर। अब बजट का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले यूनियन बजट को प्रेजेंट किया जाता है बाय फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद उस बजट पे दोनों हाउसेस के द्वारा डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद हाउस को सस्पेंड मतलब एडजर्न कर दिया जाता है कुछ हफ्तों के लिए। इसके बाद जो भी मिनिस्ट्री का जो भी डिमांड फॉर ग्रांट है उस पर डिस्कशन होता है। फिर अप्रोप्रिएशन करने के बाद ये बिल को पास कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग मिनिस्ट्री का जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है उस पर वोटिंग होता है। और डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या होता है तो ये हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। ओके, नाउ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 112 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्टिकल 202 फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा जो कि रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर के लिए होगा। इसमें 3 तरह का इन्फॉर्मेशन होगा, जिसमें कि पहला जो एक्चुअल फिगर है रिसीट और एक्सपेंडिचर का पिछले साल में वो होगा, और दूसरा जो बजट जो कि रिवाइज्ड फिगर होगा करेंट ईयर के लिए, और उसके बाद बजट का जो भी एस्टिमेशन है अपकमिंग ईयर के लिए वो भी इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होगा। ठीक है, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 तरह का फंड होता है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का रिसीट होता है उसको कहाँ जमा किया जाता है? 3 तरह के फंड में। पहला है कंसोलिडेटेड फंड जो कि आर्टिकल 206 में मेंशन किया गया है। दूसरा है कंटिजेंसी फंड जो कि आर्टिकल 267 में मेंशन किया गया है। और थर्ड है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ओके, जो कि आर्टिकल 266 में मेंशन किया गया है। अब है गवर्नमेंट अकाउंट। सबसे पहला है कंटिजेंसी फंड, दूसरा है पब्लिक अकाउंट्स विच इंक्लूड्स स्मॉल सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड्स, रिजर्व फंड, डिपॉजिट फंड्स, डिपॉजिट और एडवांस, और सस्पेंस रेमिटेंस, है ना। रेमिटेंस समझते हैं ना, जैसे कोई फॉरेन में कोई काम कर रहा है वहाँ से अगर कोई इंडिया में पैसा भेजता है तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल है ये, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली यही मीनिंग होता है। कैश बैलेंस ये सब पब्लिक अकाउंट्स में होता है। थर्ड है कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें कि रेवेन्यू इंक्लूड करता है रिसीट को, जो कि टैक्स, नॉन टैक्स, ग्रांट इन एड ये सब है। और फिर एक्सपेंडिचर जो कि जनरल सर्विस में, सोशल सर्विस में या इकोनॉमिकल सर्विस में जो भी खर्च होता है वो। कैपिटल रिसीट में
जो भी रिसीट, पब्लिक डेट, लोन ये सब से होता है, और एक्सपेंडिचर जो कि जनरल सर्विस, सोशल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस प्लस पब्लिक डेट, लोन एडवांस, इंटर स्टेट सेटलमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ कंटिजेंसी फंड, तो ये सब कैपिटल कंसोलिडेटेड फंड में इंक्लूड होता है। ठीक है। नौ गवर्नमेंट का फंड, तो सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है कि ये आर्टिकल 226 में मेंशन किया गया है। इनकम, इसमें कौन सा इनकम को इंक्लूड किया जाता है, तो सारे रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसीव किए जाते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इंक्लूड होते हैं। जो भी लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज करती है, कोई भी ट्रेजरी बिल, लोन, ये सब को इशू करके, ठीक है। ट्रेजरी बिल एक तरह का पेपर मान लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट इसको मार्केट में देगी और इससे फिर पैसा ले लेगी, ठीक है। फिर जो भी मनी गवर्नमेंट लोन को पे, जैसे लोन का पेमेंट से जो भी गवर्नमेंट को लोन मनी रिसीव होता है वो भी इसी के इनकम में काउंट होता है। एक्सपेंडिचर क्या है, तो जितने भी लीगली ऑथराइज पेमेंट हैं, ठीक है, जैसे कि रिपेमेंट ऑफ डेट्स, गिविंग लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये सारा इंक्लूड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसका पार्लियामेंट्री ऑथराइजेशन ये है कि इसको एक्सपेंडिचर के पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट। ये आर्टिकल 266 के सब क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है। इसमें इसका इनकम क्या क्या है, सबसे पहले जो भी पब्लिक मनी जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को छोड़ के जितने हैं सारे इसमें इसके इनकम में इंक्लूड होते हैं। जो जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, स्मॉल सेविंग कलेक्शन हो गया, जो भी फंड जो कि स्पेसिफिकली एक्सपेंडिचर के लिए साइड करके रखे गए हैं वो पब्लिक अकाउंट्स में जमा होते हैं, जैसे कि रोड डेवलपमेंट के लिए या फिर प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ये सब एक्सपेंडिचर क्या है, तो डेवलपमेंटल वर्क जो भी होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, चाहे हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, तो ये सब इसका एक्सपेंडिचर है। इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लेना होता। थर्ड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 267 में मेंशन किया गया है। इसमें एक फिक्स कॉर्पस को, मतलब एक इसमें 500 करोड़ का अमाउंट को अलग साइड करके रख दिया जाता है, ताकि अगर इमरजेंसी पड़ता है, अगर कोई ज़रूरत ऐसा पड़ जाता है तो उस समय इसको यूज़ किया जा सके, ठीक है। ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के से लाया गया था। एक्सपेंडिचर क्या क्या है, तो वैसा एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें एक्सपेंडिचर से पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना होता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ बजट, तो बजट में रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट दोनों होता है। आइए जानते हैं इस दोनों चीज़ को। सबसे पहला है रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू और कैपिटल में अंतर होता है ना, कि कैपिटल अकाउंट में जो भी एसेट और लाइबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और रेवेन्यू में चाहे एक्सपेंडिचर हो या इनकम हो, उसमें एसेट लाइबिलिटी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहला रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट, जैसे जो भी गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू होता है उसको रेवेन्यू रिसीट में इंक्लूड करते हैं। और उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जो भी नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी खर्च आता है, चाहे अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, तो ये सब एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल बजट, तो कैपिटल रिसीट जिसमें गवर्नमेंट लोन रेज करती है पब्लिक से या फिर मार्केट से, ठीक है, या फिर आरबीआई से बोरोइंग्स, जो भी बोरोइंग्स लेती है वो, चाहे ट्रेजरी बिल या कोई बॉन्ड को इशू करके अगर कोई पैसा रेज करती है तो वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर जिसमें एसेट को एक्विजिट, मतलब जिससे एसेट क्रिएट होता है, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर, जैसे कि रोड बनाई तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, समझ गए। नॉट डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो आर्टिकल 113 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में, ठीक है। ये एस्टिमेशन होता है जो भी मनी निकाला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिसको प्रेजेंट किया जाएगा लोकसभा में, ठीक है, उसको हम लोग डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में देखते हैं, ठीक। जनरली एक डिमांड फॉर ग्रांट होता है जो कि प्रेजेंट किया जाता है हर मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। अब है अप्रोप्रिएशन बिल। तो आफ्टर डिमांड फॉर ग्रांट्स आर वोटेड बाय लोकसभा पार्लियामेंट्स अप्रूवल टू विड्रॉवल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द अमाउंट सो वोटेड एंड अमाउंट टू मीट एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड इज सॉट थ्रू द अप्रोप्रिएशन बिल। तो एक बार वोटिंग हो जाने के बाद अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल बिल, तो आर्टिकल 110 का सब क्लॉज 1A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसके बारे में बताता है, इसके इम्पोजिशन के बारे में, एबॉलिशन के बारे में, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन के बारे में। तो फाइनेंस बिल जो है उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब टाइप्स ऑफ बजटिंग, बजट अलग अलग तरह से बनाया जाता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो सबसे पहला है बैलेंस्ड बजट। तो ये एक आइडियल सिचुएशन होता है जिसमें कि जो एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा,
ठीक है। हालांकि डेवलपिंग नेशन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर सरप्लस होता है तब तो डेवलप हो पाएगा, अगर इक्वल हो गया तो स्टैग्नेंट हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है। सरप्लस बजट क्या है, तो जिसमें एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है। और इसको आप सिंपल वर्ड से भी समझ सकते हैं, डेफिसिट बजट यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा में, जिसके कारण डेट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब टाइप्स ऑफ डेफिसिट, डेफिसिट जो होता है, डेफिसिट यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा रेवेन्यू कम, तो ये कितने तरह का होता है। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट, तो जो भी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का और जो टोटल रेवेन्यू रिसीट है, इसका डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट जो भी है, गवर्नमेंट जो है वो सफिशियंट रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। ये तब होता है जब गवर्नमेंट जितना कमाई हो रहा है उससे ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दे, ठीक है। ये गवर्नमेंट को फोर्स करता है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो जैसे कोई गवर्नमेंट का असेट है उसको सेल करना, तो वो एक डिस इन्वेस्टमेंट हुआ। अब एसेट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़ भी हो सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ लैंड बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका रेमेडी क्या है, तो गवर्नमेंट को अपना खर्च में कटौती करना पड़ेगा, जो भी टैक्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यही सब उपाय है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है और जो टोटल रिसीट है इसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। बोरोइंग तो एक तरह से और डेट ही हो जाएगा, है ना, वो तो फिर बाद में पे करना, वो तो एक लाइबिलिटी है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है और टोटल रिसीट उसका डिफरेंस, लेकिन इसमें बोरोइंग को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अब मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए अब उसके पास रिसोर्स इनएडिक्वेट है, ठीक है। इसका उपाय वही है कि सब्सिडीज़, बोनस, ये सारा चीज़ को कटौती किया जाए। तीसरा है प्राइमरी डिफिसिट। इसका मतलब है जो फिस्कल डिफिसिट ऑफ द करेंट ईयर और जो इंटरेस्ट पेमेंट जो ऑन प्रीवियस बोरिंग, इसको माइनस करने के बाद जो होता है वो प्राइमरी डिफिसिट होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है FRBM एक्ट, यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में और ये एक्ट बन गया था 2003 में। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे आया था। ये हुआ था कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जो इंडिया का डेट टू GDP रेशियो था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। और डेफिसिट में इंडिया बहुत था, और डेट ट्रैप ना क्रिएट हो जाए या फिर क्राइसिस ना आ जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाए, ठीक है। जो इंडिया का मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या RBI कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, ये इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको इस सब को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था FRBM एक्ट, ठीक है। ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब NK सिंह कमेटी और उनके रिकमेंडेशन, तो इन्होंने प्रपोज़ किया था कि जो डेब्ट मैनेजमेंट एक्ट है एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल, ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ FRBM एक्ट। इसमें टारगेट ये था कि जो फिस्कल पॉलिसी होता है देश का, उसमें सबसे प्राइमरी टारगेट होना चाहिए डेट, ठीक है। डेट टू GDP रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 38.7% और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 20%, ठीक है। अब फिस्कल काउंसिल क्या होता है, तो ये एक ऑटोनॉमस फिस्कल काउंसिल इससे बना, जिसमें कि चेयरपर्सन होते थे और साथ साथ 2 मेंबर होते थे। अब है फिस्कल पॉलिसी, तो IMF के अनुसार, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अनुसार गवर्नमेंट ये फिस्कल पॉलिसी यूज़ करती है अपने इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इन्फ्लुएंस यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो कंट्री में, प्राइस स्टेबिलिटी आए, ताकि मतलब जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो। इन्फ्लेशन आपको पता है ना, किसी भी कंट्री में 4 ± 2 होना चाहिए, है ना, या मतलब 2 से लेकर 6% के बीच। इससे ज़्यादा हो तो कंट्रोल करना है, कम होना भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, है ना, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। लास्ट लेक्चर में बात किए थे इसके बारे में। फुल एम्प्लॉयमेंट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसे हो नहीं सकता, मतलब नियर फुल एम्प्लॉयमेंट, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट कुछ ज़्यादा यूटोपियन हो जाता है, मतलब अचीव नहीं किया जा सकता उसको, मतलब 100%, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब है सिग्निफिकेंस फिस्कल पॉलिसी का भारत में, तो ये की रोल प्ले किया था जो कैपिटल है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों को बढ़ाने में। टैक्सेशन इसमें इम्प्रूव हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ठीक है। जो सेविंग रेट है उसमें उसको इसने स्टिमुलस प्रोवाइड किया, ठीक। जो एडिक्वेट इंसेंटिव जो प्राइवेट सेक्टर को मिलना शुरू हो गया, तो ये सब इसके फिस्कल पॉलिसी के सिग्निफिकेंस थे। रेवेन्यू सोर्सेज,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्सेशन। और 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फेडरलिज्म के बारे में बात करता है, तो ये भी बात करता है कि यूनियन और स्टेट के टैक्सेशन पावर क्या होंगे। आर्टिकल 292 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये शक्ति देता है कि वो बोरो कर सकता है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली यानी कि पब्लिक से या फिर आरबीआई से, और एक्सटर्नली जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आईएमएफ, इससे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? देखो, कोई भी डेवलपिंग कंट्री को ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होगा तब इकोनॉमी रन करेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट कितना भी पैसा रेज कर लेगी, है ना, कितना भी टैक्स लगा ले या कुछ भी कर ले, इतना इनसफिशियंट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से पैसा रेज करना शुरू करती है। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट एक बॉन्ड बनाती है 100 रुपीज़ का। ठीक, वो पब्लिक को सेल करेगी, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे पब्लिक को सेल करती है। जैसे पब्लिक को पे करना है 95। ठीक है, लेकिन जब पब्लिक वापस जाके गवर्नमेंट को देगी तो वो 100 रुपया लेगी। ठीक है, तो पब्लिक को इसमें फ़ायदा हो गया 5 रुपये का, और गवर्नमेंट को तत्काल 95 रुपया मिल गया। ठीक है, तो इससे वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, तो जब खर्चा बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमी को एक पुश मिलेगा, है ना। इकोनॉमी पुश करेगा तो फिर इकोनॉमी तो सर्कुलर वे में करती है ना, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, फिर सप्लाई बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से इकोनॉमी सर्कुलर वे में रन करती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए माइंडस्केप जीएस यूट्यूब चैनल को। ओके।